खूबसूरत सी ईओ पूछता है। सेक्रेटरी ह्यून इस बात से साफ इनकार कर देती है, लेकिन उसका घबराया हुआ बर्ताव उसकी पोल खोल देता है। सीईओ अविश्वास में मुस्कुराता है, अपनी जगह से उठता है और चलकर उसके पास आता है। करीब आकर वो उसके कान में फुसफुसाता है और पूछता है कि अगर वो अजनबी है, जैसा कि वो दावा कर रही है, तो उसका शरीर एक सिक्स्थ सेंस की तरह उसे देखते ही रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो उसे दरवाजे से सटा देता है और अपना एक पैर उसकी जांघों के बीच रख देता है। सेक्रेटरी ह्यून शर्मिंदगी और घबराहट के साथ उसे ऊपर की ओर देखती है। वो देखती है कि वो उसका हाथ पकड़ अपनी उंगलियों में जकदुह लेता है और अपना सिर झुकाकर उसके होंठों पर एक किस करता है। सेक्रेटरी ह्यून, जिसे लगता था कि उसकी लाइफ हमेशा नीरस रहेगी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसे आदमी से मिलेगी जिसकी दिलचस्पी हर चीज से खत्म हो चुकी थी। और जैसे जैसे उनकी जिंदगियां युद्ध होने लगती हैं, उनके बीच चिंगारियां भड़कने लगती हैं। एक खूबसूरत गेस्ट हाउस में सीईओ चा जू वान अपने सेक्रेटरी किम वूजिन के साथ फोन पर बात कर रहा है। वूजिन अपने बॉस से पूछ रहा है कि क्या उन्हें कमरा पसंद आया, जिस पर चाजू वान जवाब देता है कि सब कुछ व्यवस्थित है। उसका सेक्रेटरी खुश है क्योंकि यह एक आखिरी वक्त का अरेंजमेंट था। चाजू वान सोचता है कि उसका असिस्टेंट इतना परेशान क्यों है। वो उम्मीद करता है कि उसका असिस्टेंट भी छुट्टी ले ले क्योंकि वो खुद भी वेकेशन पर है। वो वूजिन से कहता है कि कंपनी के लिए वो उतना ही जरूरी है जितना कि खुद सीई। वूजिन हंसते हुए टाल देता है और अपने बॉस से पूछता है कि वो वापस कब आ रहे हैं। चाजू वान कहता है कि उसे यकीन नहीं है और उसका इरादा जितना हो सके उतना मजा करने का है। असिस्टेंट वूजिन झटके में उछल पड़ता है और जोर से चिल्लाता है, ये भूलकर कि वो ऑफिस में है। शर्मिंदगी के साथ वापस बैठते हुए वो अपने बॉस से पूछता है कि क्या वो पागल हो गए हैं और कंपनी के पीक सीजन में बिना किसी तारीख के छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं। चाजू वान हंसता है और वूजिन को याद दिलाता है कि इसी वजह से वो उसे अच्छी सैलरी देता है और वादा करता है कि वो 1 महीने में वापस आ जाएगा। वूजिन विलाप करता है और सोचता है कि उसे अपनी छुट्टी कब मिलेगी। चाजू वान जवाब देता है कि इसके लिए उसे पहले सीईओ की पोजीशन संभालनी होगी। वो कॉल काट देता है और वूजिन की गालियों की परवाह नहीं करता। अनपैकिंग खत्म करने के बाद जुवान अंगधाई लेता है और बाहर टहलने का फैसला करता है। वो सुहावने मौसम की तारीफ करता है और सोचता है कि आखिरी बार उसने ब्रेक कब लिया था। एक फ्लाइट में हमारी हीरोइन हन सियोजिन खिड़की वाली सीट पर बैठी है। वो उदासी से बाहर देख रही है और उन घटनाओं के बारे में सोच रही है जो उसे यहां तक ले आईं। उसे वो दिन याद आता है जब उसका बुरा वक्त शुरू हुआ और उसकी लाइफ एक दुखद ड्रामा की तरह गिरती चली गई। वो अपने बॉस के सामने रिपोर्ट दे रही थी जब उन्होंने पूछा कि क्या उसने उनके लंच का शेड्यूल खाली रखा है। वो कंफर्म करती है कि उसने ऐसा ही किया है और यह भी बताती है कि उसने उनकी बेटी और होने वाले दामाद के साथ लंच के लिए एक रेस्टोरेंट बुक कर दिया है, जिससे उसके बॉस खुश हो जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और बॉस की बेटी सारंग एक आदमी के साथ अंदर आती है। वो सियोजिन का गर्मजोशी से स्वागत करती है। सियोजिन मुस्कुराती है, लेकिन जैसे ही बॉस का होने वाला दामाद अंदर कदम रखता है, वो दंग रह जाती है। सारंग उस आदमी का हाथ प्यार से थामती है और सियोजिन को उसे अपने ओप्पा और उस आदमी के रूप में इंट्रोड्यूस कराती है जिससे वो शादी करना चाहती है। सियोजिन देखती है कि वो आदमी मुस्कुराते हुए कह रहा है कि वो उससे पहली बार मिल रहा है। वो अपना नाम ओहन बताता है। दिल टूटी हुई सियोजिन उन दोनों को सगाई की बधाई देती है और कमरे से बाहर भाग जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि उसके बॉस ने उस आदमी को पकड़ डियच रखा है। जाहिर है वो अपने होने वाले दामाद से संतुष्ट हैं। सियोजिन दर्द में है। ओहन कहता है कि वो उससे पहली बार मिल रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि सियोजिन के घर में उनके साथ की तस्वीरें हैं। सियोजिन उसके साथ 10 साल से थी। वो अपनी तस्वीरें हटा देती है और उस पर गुस्सा होती है कि उसने बिना किसी चेतावनी के उसे छोड़ दिया और उन्हें अजनबी बना दिया। जैसे ही सियोजिन प्लेन के बाहर आसमान को देखती है, उसे याद आता है कि अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी औरत के साथ देखने के बाद उसकी लाइफ कैसे बिखर गई। वो काम में गलतियां करने लगी, जिसकी वजह से उसे कई बार डांट खानी पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस धोखे का उस पर इतना असर होगा। इस वजह से हमारी फीमेल लीड इस्तीफा देने का फैसला करती है। उसका बॉस उसे जाने नहीं देना चाहता, लेकिन सियोजिन जिद करती है कि वो अब इस हकीकत का सामना नहीं कर सकती या अपनी लाइफ को बर्बाद होते नहीं देख सकती, इसलिए वो भागने का रास्ता चुनती है। इस बीच सीईओ चाजुवान
अभी भी टहल रहा है। वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। तभी उसे गेस्ट हाउस के बाहर एक कैब रुकती हुई दिखती है और ड्राइवर एक खूबसूरत महिला को उसके सामान के साथ उतरने में मदद करता है। चाजूवान उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि वे कौन है। एक्सक्यूज मी, वो लेडी के पास जाते हुए कहता है। वो लेडी सियोजिन निकलती है। वो मुड़ती है और उसे ग्रीट करती है, पूछती है कि क्या यह स्काई पेंशन है और क्या अभी कोई कमरा खाली है, क्योंकि वो रिजर्वेशन करना भूल गई थी। चाजूवान अब पूरी तरह उलझन में है। उसे याद आता है कि उसके सेक्रेटरी ने उसे बताया था कि उसने अपने बॉस की वेकेशन के लिए पूरा गेस्ट हाउस खरीद लिया है। चूंकि यह जगह शांत और एकांत थी, इसलिए उसे लगा कि यह उसके बॉस के पर्सनल रिट्रीट के लिए अच्छी होगी। चाजूवान इससे सहमत था क्योंकि वो कहीं खाली जगह चाहता था। सियोजिन के बॉस से मिलने की बात पूछने पर चाजूवान वर्तमान में वापस आता है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि वो यहां छुट्टी मनाने आई है। वो समझ जाता है कि उसे अभी भी लगता है कि गेस्ट हाउस बिजनेस के लिए खुला है और उसे यह नहीं पता कि इसे उसने खरीद लिया है। अब उसे बस इतना करना है कि उसे बता दे कि यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, पेंशन नहीं। लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में देखकर चाजूवान का दिल डगमगा जाता है। वो मुस्कुराता है और फैसला करता है कि चूंकि वो मालिक है तो वो जो चाहे कर सकता है। वो सियोजिन को अंदर बुलाता है और उसे यकीन दिलाता है कि वही इंचार्ज है और कमरे खाली हैं। सियोजिन को राहत मिलती है और वो जूवान के पीछे बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। वो उसे गुलाबी रंग से सजे एक बड़े कमरे में ले जाता है और कहता है कि वो वहां रुक सकती है। सियोजिन हिचकिचाती है, लेकिन जूवान उससे कहता है कि यहां कोई और मेहमान नहीं है। वो पहली मंजिल पर रहता है ताकि वो बेझिझक रहे और इसे अपना घर ही समझे। सियोजिन किराए, रेट के बारे में पूछती है और जूवान को पसीना आ जाता है। उसे अंदाजा नहीं है कि ऐसी जगह का किराया कितना होगा या क्या यह पीक सीजन है। सोचते हुए वो तय करता है कि यह होटल जितना महंगा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी उसे कितना चार्ज करना चाहिए। सियोजिन उसे पुकारती है, सर, लेकिन जूवान को अभी भी कोई अंदाजा नहीं है। वो जानना चाहता है कि वो कितने समय के लिए रुक रही है, और जब वो कहती है कि उसने अभी तय नहीं किया है, तो वो उसे बताता है कि वो उसे रेट बता देगा। एक क्विक कॉल करने के बाद सियोजिन उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है। वो उसे स्टैंडर्ड रूम रेट चार्ज करने का और कुछ भी जरूरत होने पर उसे ढूंढने का वादा करता है। सियोजिन मान जाती है और उसे धन्यवाद देती है, यह सोचते हुए कि यह जगह शायद बहुत बिजी रहती होगी। हमारा सर्वशक्तिमान सीईओ अपने सेक्रेटरी किम को डिस्ट्रेस कॉल करने के लिए बाहर भागता है। वो उससे पूछता है कि वेकेशन वाली जगह का एक रात का किराया कितना होता है। सेक्रेटरी किम हैरान है और सोचता है कि उसके बॉस अचानक यह क्यों जानना चाहते हैं। जुवान उससे कहता है कि अब परेशान होने की जरूरत नहीं है और अपना लैपटॉप खोलकर खुद रिसर्च करने लगता है। वो कहता है कि वो एक रफ गेस के साथ जाएगा। सेक्रेटरी किम अब घबरा रहा है। वो अपने बॉस से पूछता है कि वो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। जुवान जवाब नहीं देता, बल्कि उससे पूछता है कि क्या वहां हेल्पर्स और केयरटेकर्स के लिए क्वार्टर हैं। सेक्रेटरी किम कहता है, हाँ, उसने यह बात पहले कॉल पर बताई थी। जुवान माफी मांगता है और उससे अपना काम जारी रखने को कहता है, फिर फोन काट देता है। अपनी डेस्क पर बैठकर वो मुस्कुराता है और सोचता है कि अकेले रहने से ज्यादा मजा इसमें आएगा। आखिर ये एक वेकेशन है। अपने कमरे में सेटल होने के बाद सियोजिन अपनी सहेली के साथ टेक्सटिंग कर रही है। वो बिस्तर पर बैठती है और झिंगू का मैसेज खोलती है और उसे बहुत सारे मैसेज देखकर हंसी आ जाती है। अचानक उसका फोन बजने लगता है और यह उसकी सहेली की कॉल है। सियोजिन कॉल उठाती है और उसे इतना बेसब्र होने के लिए चिढ़ाती है। वो बताती है कि वो बस उसके मैसेज का जवाब देने ही वाली थी। उसकी सहेली, जो काफी चुलबुले टाइप की है, शिकायत करती है कि सियोजिन के जवाब का इंतजार करते करते वो 10 साल बूढ़ी हो गई है। वो कहती है कि जब भी सियोजिन गायब होती है उसे चिंता होने लगती है। सियोजिन अपनी दोस्त की चिंता महसूस कर सकती है और माफी मांगती है। वो कहती है कि सब कुछ इतना अस्त व्यस्त था, इसलिए वो उसे पहले नहीं बता पाई। झिंगू उससे पूछती है कि वो अब कहां है और सियोजिन जवाब देती है कि वो जेजू आइलैंड पर है। उसकी सहेली को यकीन नहीं हो रहा कि अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट सियोजिन अकेले इतनी दूर सफर कर सकती है। सियोजिन बेड पर लेटकर अपनी भावनाएं जाहिर करती हैं। मैं बस जितनी जल्दी हो सके सियोल से बाहर निकलना चाहती थी। वो कहती है कि उसे बस भागने की जरूरत थी, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही।
उसकी दोस्त जानना चाहती है कि क्या उस दिन बॉस के ऑफिस वाली घटना के बाद हन ने उससे कांटेक्ट किया। सियोजिन बताती है कि उसने नहीं किया। झिंगू गुस्सा है और वादा करती है कि अगर वो कभी हन को देखेगी तो उसे पीटेगी। सियोजिन बिस्तर पर दुबक जाती है। दुखी होने के बावजूद वो उसे दोष नहीं देना चाहती, ये कहते हुए कि वो खुद भी कोई बहुत समर्पित गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसे एक समय याद आता है जब वे साथ थे और इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। सियोजिन आखिरी कदम तक नहीं जा पाती और उसे रोक देती है। हन फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पूछता है कि फिर से क्यों। सियोजिन शर्मिंदा है और झूठ बोलती है कि उसका महीने का वो समय है, पीरियड्स का बहाना। हालांकि हन परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि अगर वो नहीं चाहती तो बस मना कर दे, क्योंकि वो जानता है कि उसके पीरियड्स कब होते हैं और अभी वो टाइम नहीं है। थका हुआ वो उसे मजबूर न करने का वादा करता है और उसे पास खींच लेता है ताकि वे गले लगकर सो सकें। आई एम सॉरी, सियोजिन कहती है। चाजुवान अभी भी अपने अनपेक्षित मेहमान के बारे में सोच रहा है। उसके अकेलेपन को याद करते हुए जुवान सोचता है कि उसकी कहानी क्या है। उसे उसकी चिंता होती है क्योंकि वो अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। उसे डर है कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। वो गेस्ट हाउस के आसपास जॉगिंग करता है और सोचता है कि सियोजिन कितनी दुबली है और ऐसा लगता है जैसे वो आसानी से टूट जाएगी। हालांकि उसे उसके शरीर का एक हिस्सा याद आता है जो दुबला नहीं है, उसका बस्ट, सीना। उसके भरे हुए चेस्ट को याद करके जुवान का चेहरा लाल हो जाता है। वो स्वीकार करता है कि वो हर जगह से दुबली नहीं है। उसके ख्यालों का केंद्र सियोजिन समुद्र तट पर टहल रही है। बिना जैकेट के अपने लंबे नीले गाउन में वो बेहद खूबसूरत लग रही है। उसकी लंबी गर्दन पर एक स्कार्फ लिपटा हुआ है। अपने जूते हाथ में लिए सियोजिन नजारे की तारीफ कर रही है। वो बताती है कि उसे बीच पर आए हुए काफी समय हो गया है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, एक तेज हवा का झोंका उसकी गर्दन से स्कार्फ उड़ाकर समुद्र में ले जाता है। सियोजिन चिढ़ जाती है, लेकिन उसके पास उसे निकालने के लिए पानी में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो नाजुक हसीना अपने जूते रेत पर छोड़कर समुद्र में गहरे और गहरे उतरती जाती है। चाजुवान अपनी रनिंग के दौरान यही सीन देखता है। वो सदमे में रुक जाता है और देखता है कि वो गहरे पानी में जा रही है और उसे पसीना आने लगता है। उसे लगता है कि वो सुसाइड करने जा रही है। सियोजिन को नहीं पता कि उसके पीछे एक आदमी ने सुसाइड का एक दुखद ड्रामा सीन बना लिया है और वो अभी भी अपना स्कार्फ पकड़ने की कोशिश में बिजी है। वो उसके करीब पहुंचती है और जैसे ही उसे पकड़ डसने वाली होती है, कोई उसे पीछे से खींचता है और चिल्लाता है, गेस्ट। सियोजिन चाजुवान को उसे पकड़े हुए देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, सर। जुवान उस पर चिल्लाता है कि पानी से बाहर निकलो। सियोजिन उससे कहती है कि उसे एक पल दे क्योंकि उसे अपना स्कार्फ पकड़ डचना है। लेकिन अपने ड्रामे में खोया हुआ चाजुवान उसकी बात नहीं सुनता और उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी जवान है और सुसाइड करना सही नहीं है। सियोजिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे एक सेकंड के लिए छोड़ो, वो चिल्लाती है और उसे धक्का देकर अपना स्कार्फ पकड़ने में कामयाब हो जाती है। लेकिन पीछे से जुवान की चीख सुनती है। वो उसकी ओर मुड़ती है तो देखती है कि वो घबराया हुआ है। मेरा पैर, आखिरी बात है जो वो फुसफुसा पाता है और फिर वो पानी के अंदर चला जाता है। सियोजिन की सर की आखिरी चीख समुद्र तट पर गूंज उठती है। चाजुवान ने कभी नहीं सोचा था कि उसका ब्यूटी को बचाने वाला सीन खुद के बचाए जाने में बदल जाएगा। पानी में खड़े होकर और अपनी खूबसूरत मेहमान को बाहर निकालने की कोशिश करते समय उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उनमें क्रैम्प आ गया, जिससे वो फिसल गया और डूबने लगा। घबराकर सियोजिन उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने कंधे पर रखती है। जब वो अपने पैर के बारे में बड़बड़ाता है तो वो उसे फोकस न खोने के लिए कहती है। उसकी आंखों में देखते हुए वो उससे कहती है कि उस पर भरोसा करे और अपने शरीर में ताकत लगाए। जुवान बात मानता है और सियोजिन उसे तैरते हुए पानी से बाहर खींच लाती है। वो उन्हें किनारे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाती है और दोनों रेत पर गिर जाते हैं। जुवान खांसने लगता है और सियोजिन उसे चेक करने के लिए उसके पास झपटती है। क्या आप ठीक हैं? आपका पैर कैसा है? वो पूछती है। जुवान कहता है कि वो ठीक है। वो राहत की सांस लेता है, फिर सियोजिन की ओर मुड़ता है और उसे डांटने लगता है। हे तुम, अगर मरने का प्लान है तो कहीं और जाकर करो, मेरे सामने मरने की कोशिश क्यों की? सियोजिन पूरी तरह कंफ्यूज है। मेरा स्कार्फ हवा में उड़ गया था, इसलिए मैं उसे लेने गई थी।
वो समझाती है और जूवान को गलत नतीजे निकालने के लिए डांटती है। जूवान घबरा जाता है। वो समझाता है कि उसे लगा वो सुसाइड करना चाहती है, इसलिए वो उसे बचाने आया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर सियोजिन हंसने लगती है। वो उससे कहती है कि वो बेवकूफ है, उसकी हंसी संक्रामक है और जल्द ही जूवान भी हंसने लगता है। समुद्र तट की गर्म रेत पर बैठे हुए सूरज की चमक उन पर पड़ियच रही है और दो अजनबी एक दिल छू लेने वाला पल साझा करते हैं। जूवान खड़ा होता है और गलत फहमी के लिए माफी मांगता है और सुझाव देता है कि वे साथ में वापस पेंशन चलें क्योंकि उनकी हालत खराब हो गई है। वो अभी भी नीचे बैठी सियोजिन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है। उसे नीचे से देखते हुए सियोजिन इस बात से हैरान रह जाती है कि वो कितना हैंडसम है। वो डर जाती है क्योंकि इस अजनबी ने उसे बिना एहसास हुए हंसा दिया था। वो खुद को याद दिलाती है कि वो यहां अकेले रिलैक्स करने आई है ना, कि किसी के साथ इन्वॉल्व होने। इस संकल्प के साथ वो जूवान का हाथ झटक देती है और एक एक्सक्यूज मी कहकर उसके पास से रूखेपन से निकल जाती है। जूवान दंग रह जाता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता था। वो सोचता है कि उसने उसे इतनी अजीब तरह से धक्का क्यों दिया। वो पेंशन वापस जाते समय उसके पीछे पीछे चलता है। उसे देखते हुए वो नोटिस करता है कि वो काफी प्रोटेक्टिव है और लोगों के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर लेती है, जो वो उसे बताता भी है। सियोजिन उसे एक बेरुखा जवाब देती है, क्या ऐसा है, और आगे कुछ नहीं कहती। जूवान को चिढ़ होती है, लेकिन वो उससे बात करवाने की कोशिश जारी रखता है। वो कहता है कि लोग उसके जैसे हैंडसम लॉडी एचके का ज्यादा स्वागत करते हैं और एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान देता है। सियोजिन पीछे देखे बिना ही कहती है कि लोग उसके जैसी आकर्षक महिला के प्रति भी काफी फ्रेंडली होते हैं। गुस्से में आकर जूवान पूछता है कि अगर उसके इतने चाहने वाले हैं तो वो यहां अकेली क्यों आई। सियोजिन उस पर एक नजर डाले बिना जवाब देती है कि यही वजह है कि वो अकेली आई है, क्योंकि अटेंशन थका देने वाला होता है। ये समझते हुए कि वो उसकी ओर इशारा कर रही है, जूवान चिढ़ जाता है और उसे पीछे छोड़ाकर अपने रास्ते चला जाता है। सियोजिन उसे जाने देती है और उसकी गुस्से वाली पीठ को देखती रहती है। सियोजिन उसकी बचकानी हरकत पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। कितना बच्चा है। जूवान पेंशन लौट आया है और शावर ले रहा है। वो सियोजिन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है, जबकि हम उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी मसल्स और जिस तरह से वो उसे परेशान करती है वो कमाल है। वो बचकाने अंदाज में बुदबुदाता है कि उसके आसपास वैसे भी बहुत सारे लड़के नहीं हो सकते। अगले ही पल वो मुस्कुराता है और स्वीकार करता है कि वो उसमें एक अजीब तरह की प्रतिस्पर्धा, कंपेटिटिवनेस की भावना जगा देती है। उसी समय सियोजिन अपने शावर के बाद बाथरूम से बाहर आ रही है। वो फ्रेश महसूस कर रही है और सोचने लगती है कि उसे डिनर में क्या खाना चाहिए, क्योंकि उसे भूख लगी है। उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि जूवान वहां मुस्कुराते हुए खड़ा है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे भूख लगी है और क्या उसके पास खाने के लिए कोई आइडिया है। सियोजिन कहती है कि नहीं है और वो जानना चाहती है कि क्या वो आसपास के किसी अच्छे रेस्टोरेंट को जानता है। जूवान एक विलन की तरह हंसता है और कहता है कि वो एक बेहतरीन जगह जानता है। दोनों बाहर एक पार्क जैसी जगह पर हैं। पास में एक टेबल और बेंच है। जूवान ग्रिल के ऊपर खड्डा होकर मीट पलट रहा है, जबकि सियोजिन लार टपकाते हुए देख रही है। वो अपनी भूख को दबाने के लिए वाइन का एक घूंट लेती है और जूवान को स्टडी करती है। उसने अपनी बाहरी शर्ट उतार दी है और सिर्फ एक स्लीवलेस ब्लैक शर्ट पहनी है, जिसमें उसकी मस्कुलर बाहें दिख रही हैं। अब मुझे तुम्हारा प्लान समझ आया, सियोजिन उसे देखते हुए मन में सोचती है। उसका मन अपने एक्स बॉयफ्रेंड हन की ओर चला जाता है और वो उसके बारे में सोचने लगती है। चाजूवान को लगता है कि वो उसे निहार रही है, तो वो गर्व से मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे इतना ज्यादा न घूरे और थोड़ा कंट्रोल रखे ताकि उसे शर्म ना आए। पकड़े जाने पर घबराकर सियोजिन उसे डांटती है और कहती है कि वो मीट जलाने के बजाय उस पर ध्यान दे। जल्द ही जूवान ग्रिलिंग पूरी कर लेता है और खाना सर्व करता है। सियोजिन इतनी खुश है कि उसका चेहरा खिल उठता है और वो जूवान को थैंक्स कहती है। वो उसे खाना एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन इस बात से नाखुश महसूस करता है कि वो सिर्फ खाने के सामने ही इतनी खुश होती है। वो उसका गिलास भरता है और कहता है कि उन्हें इस मौके का इस्तेमाल एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए करना चाहिए। वो बताता है कि उसका नाम चाजूवान है। सियोजिन उसे अपना नाम हन सियोजिन बताती है। जूवान उसे चिढ़ाता है और पूछता है कि क्या उसके जैसी प्रोटेक्टिव लड्डीएच की जाम टकरा टोस्ट सकती है। सियोजिन कहती है कि वो कर सकती है
और उसके साथ टोस्ट करती है। डिनर खत्म करने के बाद सियोजिन आग के सामने बेंच पर बैठ जाती है और अपनी ड्रिंक पीती है। जूवान उसे वाइन के साथ कुछ स्नैक्स ऑफर करता है और वो ले लेती है। उसे देखते हुए जूवान उसकी शराब पीने की क्षमता की तारीफ करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसके काम के पेशे में यह एक जरूरी स्किल है। जूवान उसे देखना बंद नहीं कर पाता। वो उसे देखता है जब वो उदासी से अपनी ड्रिंक में झांकती है। वो उसे यह बताने से खुद को नहीं रोक पाता कि उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई दुखद कहानी है और इसीलिए उसने बीच पर गलत समझा था। सियोजिन हंसती है और मानती है कि उसकी एक कहानी तो है, लेकिन वो यहां इस खूबसूरत जगह पर सिर्फ सब कुछ खत्म करने नहीं आई है। जूवान क्यूरियस है और सुनने की इच्छा जताता है। सियोजिन उसे बताती है कि यह कुछ खास नहीं है और असल में एक आम कहानी है। जिस आदमी को उसने 10 साल से ज्यादा डेट किया, वो उसे बिना बताए किसी दूसरी औरत से शादी कर रहा है। जूवान उसकी तरफ से गुस्सा होता है और उसके एक्स को जर्क, घटिया आदमी, कहता है। वो कहता है, एक आदमी के नजरिए से भी तुम्हारा एक्स एक लूजर है और वफादारी, आत्मसम्मान और शालीनता की कमी वाला एक शर्मनाक इंसान है। उसकी बातें सुनकर सियोजिन हंसने लगती हैं और मानती है कि हनजे वाकई एक जर्क है। जूवान सियोजिन को चिढ़ाता है, उसकी उस पुरानी बात को याद दिलाता है जिसमें उसने खुद को पॉपुलर कहा था, जबकि असल में वो अकेले दिल टूटने के गम से गुजर रही है। सियोजिन कहती है कि वह मशहूर तो है, लेकिन इतनी बोरिंग है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे ऊब गया। वह मानती है कि उसे अपनी जिंदगी फीकी लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। यहां की उसकी यह ट्रिप उसकी पूरी जिंदगी की पहली अकेली ट्रिप है। वह खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचती है कि एक दिल दहला देने वाले धोखे के बाद ही उसने खुद को खोजने का फैसला क्यों किया। उसकी बातें सुनते हुए जान अपना ड्रिंक उठाता है। सियोजिन अपनी बात जारी रखती है और बताती है कि वह अब कितना आजाद महसूस कर रही है और वह ऐसी चीजें करना चाहती है जो उसने पहले कभी नहीं की। जान मुड़कर पूछता है कि वे चीजें क्या हैं। उसे तब झटका लगता है जब सियोजिन अचानक उसकी तरफ खिसकती है और उसे किस करने के लिए झुकती है। उसके नरम और गर्म होंठ जान के होंठों को छूते हैं, जबकि वह खुली आंखों से उसे देखता रह जाता है। पीछे हटते हुए और सीधे उसकी आंखों में देखते हुए वह उसे बताती है कि उसे इस तरह की चीजें ट्राई करनी है। चाजुआन को यकीन नहीं होता कि अभी क्या हुआ। सियोजिन को वापस अपनी जगह बैठते देख वह उससे सवाल किए बिना नहीं रह पाता। वह क्या था? सियोजिन शर्माते हुए उससे नजरें नहीं मिला पाती। वह आग की लपटों को देखते हुए जोर देकर कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं था और वह बस इसे आजमाना चाहती थी। जान अपना वाइन का गिलास रख देता है और उससे पूछता है कि क्या वह सिर्फ एक किस ट्राई करना चाहती थी। उसकी आंखों में देखते हुए सियोजिन समझाती है कि वह कुछ साहसी, कुछ अलग करना चाहती है। जान उसके और करीब आता है। जान पूछता है कि क्या किसी अजनबी को किस करना उसका साहसी होने का अंदाजा है। वह उसे बताता है कि जो अभी हुआ उसे किस भी नहीं कहा जा सकता, वह बस होंठों का एक हल्का सा स्पर्श था। सियोजिन और भी शर्मिंदा हो जाती है और सोचती है कि जान शायद बहुत सी औरतों के साथ रहा होगा। घबराकर वह उसे कहती है कि उसने जरूर बहुत किस किए होंगे, क्योंकि वह हर एक का हिसाब रखता है। उसकी बात तब कट जाती है जब जान उसका चेहरा पकड़ता है और उसे गहराई से किस करता है। उससे पीछे हटते हुए वह उसे बताता है कि एक एडल्ट के तौर पर इसे असली किस कहने के लिए तुम्हें अंत तक जाना होगा। अचानक सियोजिन जान के गले लग जाती है और उसके कान में फुसफुसाती है, मैं और आगे जाना चाहती हूं। और इसके साथ ही दोनों करीब आ जाते हैं। घंटों बाद जान फिर से तैयार है, लेकिन सियोजिन सो चुकी है। जान उसके प्यारे सोते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराता है। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है सियोजिन। वह उसका चेहरा सहलाते हुए धीरे से कहता है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। सियोल की दूसरी तरफ एक होटल में धोखेबाज ओ हुन अपनी नई गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने में बिजी है। उसकी आंखें बंद करके वह उसे एक कमरे में ले जाता है। सारंग घबराई हुई है और पूछती है कि यह क्या है। हुन अपनी सहेली की आंखों से हाथ हटाता है और उसके सामने उसका सरप्राइज होता है। उसने उसके लिए अलग अलग गिफ्ट्स और फूलों का एक बुके तैयार किया है। जब हुन उन्हें 150वें दिन की बधाई देता है तो सारंग इमोशनल हो जाती है। वह उसे खुशी से गले लगा लेती है। दोनों हाथ में वाइन के गिलास लेकर सोफे पर बैठ जाते हैं। सारंग कहती है कि उसे कितना अच्छा लग रहा है और हुन को गर्व है क्योंकि उसने ये सभी गिफ्ट्स खुद तैयार किए थे। भावुक होकर सारंग उसे किस करने के लिए झुकती है,
और कहती है कि वह उससे प्यार करती है। हुन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। वह सारंग को आई लव यू कहते वक्त उसके कान में जिना फुसफुसा देता है, उसे दूसरी औरत के नाम से बुलाता है। सारंग गुस्से में पीछे हट जाती है। तुमने अभी क्या कहा ओ हुन? वह सवाल करती है। हुन के पास कोई जवाब नहीं होता, जिससे सारंग और भी नाराज हो जाती है। वह अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। हुन घबरा जाता है और पूछता है कि वह क्यों जा रही है। सारंग कहती है कि वह ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जिसे उसका नाम तक ठीक से याद नहीं। हुन उसे रोकता है और माफी मांगते हुए कहता है कि यह एक गलती थी। वह उससे न जाने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि वे यहां अच्छा समय बिताने आए थे, लेकिन सारंग उसे याद दिलाती है कि उसने ही इतने अच्छे दिन को बर्बाद किया है। वह अपना हाथ छुड़ाती है और बाहर निकल जाती है। हुन कमरे में अकेला निराश रह जाता है, एक असली मर्द की तरह। हुन अपने गम को भुलाने के लिए एक बार में पीने चला जाता है। जब वह पी रहा होता है, उसका दोस्त वहां आ जाता है। वह हैरान है कि हुन अकेला बैठकर इतना दयनीय क्यों लग रहा है। उसे याद आता है कि हुन ने कहा था कि वह अपनी मंगेतर के साथ दिन बिता रहा है, तो वह पूछता है कि वह कहां है। हुन बताता है कि वह उसे छोड़कर चली गई क्योंकि उसने किस करते समय उसे दूसरी औरत के नाम से बुलाकर उसका मूड खराब कर दिया था। उसका दोस्त उसकी बदकिस्मती पर हंसने लगता है और डंप किए जाने पर उसका मजाक उड़ाता है। हुन चिढ़ जाता है और अपने दोस्त को चुप रहने के लिए कहता है। वह समझाता है कि उसे डंप नहीं किया गया है। उसका दोस्त हंसना बंद करता है, लेकिन उससे पूछता है कि क्या वह सारंग जैसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसे पूरी जिंदगी उसे राजकुमारी की तरह ट्रीट करना होगा। हुन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। उसका दोस्त सियोजिन के बारे में जानना चाहता है और पूछता है कि क्या हुन अभी भी उसके संपर्क में है। हुन मना कर देता है। उसके दोस्त को समझ नहीं आता कि उसने सियोजिन को क्यों छोड़ा, क्योंकि वह बहुत वफादार थी और ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। हुन मजाक उड़ाते हुए कहता है कि सियोजिन वफादार नहीं थी और उसे भी सारंग की तरह ही दिक्कतें थीं। वह अपनी झूठी कहानी सुनाने लगता है कि वे बचपन में कैसे मिले थे और वह कितनी दयालु थी, लेकिन उसका दोस्त उसकी पीठ पर जोर से मारता है। वह उसे बताता है कि सियोजिन जैसी अच्छी लड़की के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए उसे यही मिलना चाहिए था और उसे बाद में पछताने के लिए मना करता है। हुन ये सब नहीं सुनना चाहता। उसके लिए सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वह गर्व से कहता है कि जहां तक सियोजिन की बात है, वह उसे जब चाहे वापस पा सकता है। उसे बस एक शब्द कहना होगा। उसके लिए वही इकलौता है और वह कोई दूसरा मर्द नहीं ढूंढ सकती। उसका दोस्त उसे घटिया कहता है, लेकिन हुन कहता है कि यही सच है। जेजू आइलैंड के गेस्ट हाउस में एक यादगार रात के बाद अभी भी सो रही सियोजिन को अंदाजा नहीं है कि एक धोखेबाज आदमी अब भी उसे अपनी संपत्ति समझता है, या कि एक दूसरा आदमी जिसने उसे एक बेहतरीन रात दी उसे सोते हुए देख रहा है। चाजुआन का सियोजिन से मन नहीं भर रहा है। उसे सोते हुए देखते हुए वह इस रहस्यमयी और दिलचस्प औरत के बारे में और जानने की इच्छा रोकता नहीं पाता। उसके माथे पर किस करते हुए वह उम्मीद करता है कि उसका समय भी उतना ही अच्छा रहा होगा जितना उसका। अगली सुबह जागते हुए सियोजिन सोचती है कि उसे क्या हो गया था। मैं जरूर पागल हो गई हूं, वह सोचती है। पिछली रात की घटनाओं को याद करके वह शर्मा जाती है। उसका और आगे बढ़ने के लिए कहना और फिर पूरी रात जान के साथ बिस्तर में बिताना। वह हुंजे के साथ अपने पुराने अनुभवों से इसकी तुलना करती है। उसके साथ करीब आना एक मजबूरी जैसा लगता था। उसने कभी इसका आनंद नहीं लिया और जल्द ही कोशिश करना बंद कर दिया। इस वजह से हुन अक्सर उसका मजाक उड़ाता था कि वह ठंडी है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लंबे समय तक ऐसी बातें सुनने के बाद सियोजिन को लगने लगा था कि उसमें कोई खराबी है। बिस्तर के उस हिस्से को सहलाते हुए जहां जान लेटा था, वह उसे जिंदा महसूस कराने के लिए शुक्रिया कहती है। क्या तुम्हें यह बात उस इंसान से नहीं कहनी चाहिए जो इसमें शामिल था? दरवाजे से चाजुआन कहता है। सियोजिन हैरान रह जाती है और पूछती है कि उसने नॉक क्यों नहीं किया। जान जवाब देता है कि वह उसे जगाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे उसके तकिए से अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए देखेगा। सियोजिन शर्मिंदा होकर कंबल अपने सिर के ऊपर खींच लेती है और चिल्लाती है कि वह कोई कन्फेशन नहीं था। जान मान जाता है और उससे कहता है कि अगर वह जाग गई है तो उठ जाए, लेकिन सियोजिन तब तक नहीं उठना चाहती जब तक वह चला नहीं जाता। जान बिस्तर पर कूदता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है, उससे अपना चेहरा दिखाने की रिक्वेस्ट करता है। सियोजिन चिल्लाती है कि वह बस यहां से चला जाए। जब वह जवाब नहीं देता तो वह आखिरकार कंबल से बाहर आती है और उसे अपना चेहरा दिखाती है, यह पूछते हुए
कि सुबह के सूजे हुए चेहरे में क्या अच्छा है। जान उसकी सूजी हुई आंखों को लेकर उसे चिढ़ाता है। सियोजिन अपना बचाव करती है और कहती है कि यह पूरी रात रोने की वजह से है, लेकिन फिर उसे रात की बात याद आती है और वह लाल हो जाती है। जान हंसता है और उसे और चिढ़ाता है। परेशान होकर सियोजिन उसे बाहर जाने के लिए कहती है और वह आखिरकार मान जाता है। वह उसे बाथरूम का रास्ता दिखाता है और बाहर चला जाता है। अकेली होने पर सियोजिन शिकायत करती है कि उसका शरीर दर्द कर रहा है। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही वह दंग रह जाती है जब वह देखती है कि नहाने का पानी पहले से तैयार है और गुलाब की पंखुड़ियों से भरा है। शीशे पर एक नोट लगा है। मुझे लगा कि तुम्हारी मांसपेशियों में दर्द होगा, इसलिए आराम से नहा लो। मुझे कल रात बहुत मजा आया, उम्मीद है तुम्हें भी आया होगा। सियोजिन नोट पढ़कर इमोशनल हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। सियोजिन हमेशा से एक कांच की बोतल की तरह रही है। बचपन से ही उसे लोगों के सामने खुलना मुश्किल लगता था। एक टीनेजर के तौर पर भी उसने मुस्कुराना और दूसरों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना सीखा, लेकिन सिर्फ एक सीमा तक। जब दूसरों ने उसके करीब आने की कोशिश की तो उसने उन्हें कभी इजाजत नहीं दी, अपने एक्स हुंजे को भी नहीं। लेकिन चाजुआन के लिए उसके कांच के दरवाजे खोलना और सूरज की रोशनी को अंदर आने देना इतना आसान क्यों था? उसी पार्क में बैठे हुए सियोजिन अपने सामने लजीज खाना देखकर खुशी से तालियां बजाती है। वह ब्रेकफास्ट सर्विस की तारीफ करती है। जान एक पल के लिए उलझन में पड़ जाता है जब तक कि सियोजिन यह नहीं पूछती कि क्या खाना बजट में शामिल नहीं है। जान को तब अपने नकली पेंशन मालिक वाले रोल की याद आती है। वह सियोजिन से कहता है कि अगली बार वह उसे पहले ही बता दे कि उसे क्या खाना है ताकि वह उसके लिए तैयार कर सके। वह उसके लिए सूप बनाने का ऑफर देता है अगर उसका पेट अभी भी खराब है। सियोजिन उसे भरोसा दिलाती है कि तैयार किया गया खाना ठीक है। वह एक निवाला लेती है और स्वाद से हैरान रह जाती है। यह इंस्टेंट खाना नहीं बल्कि घर का बना खाना है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने इसे खुद बनाया है और जान हाँ कहता है, लेकिन मन ही मन उस महिला से माफी मांगता है जिसने वास्तव में उसकी मदद की थी। सियोजिन ब्रेड पर जैम लगाकर खाती है और जान उसे देखता रहता है। वह पूछती है कि वह खा क्यों नहीं रहा है। जान उसे उसकी बड़ी भूख के बारे में चिढ़ाता है और कहता है कि ज्यादातर लड़कियां उसके सामने नजाकत दिखाने की कोशिश करती हैं। सियोजिन अपना ड्रिंक पीती है और समझाती है कि वह नजाकत नहीं बल्कि कंफर्टेबल रहना चाहती है। जान उसे वैसा ही रहने को कहता है और उसे फल देता है। नाश्ते के बाद वह जानना चाहती है कि क्या आसपास घूमने के लिए कोई मजेदार जगह है। चाजुआन उसे एक जगह ले जाने का वादा करता है। दोनों तैयार होकर बीच पर जाते हैं जहां वे कयाकिंग करते हैं। जान पहले कोशिश करता है और फिर सियोजिन को भी बारी लेने के लिए कहता है। सियोजिन डर के मारे मना कर देती है, लेकिन जान उसे मना लेता है। राफ्ट पर खड़ी सियोजिन डरी हुई है, लेकिन वह जान पर भरोसा करती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। जान चुपके से उसे छोड़ देता है और उसे दूर जाते हुए देखता है। सियोजिन जब उसकी आवाज नहीं सुनती तो पीछे मुड़कर देखती है कि उसने उसे छोड़ दिया है। डर के मारे वह पानी में गिर जाती है। जान उस पर हंसता है। जब वह कोई हलचल नहीं करती तो वह घबराकर उसके पास तैरता है और उसे पानी में उल्टा पड़ा देखता है। जान चिल्लाता है, लेकिन सियोजिन अचानक खड़ी हो जाती है और उस पर पानी फेंकती है। पकड़ लिया, तुम मुझे क्यों चिढ़ाते रहते हो? वह हंसते हुए चिल्लाती है। जान मुस्कुराता है और उस पर वापस पानी फेंकता है। दोनों के बीच पानी की लड़ाई शुरू हो जाती है और उनकी हंसी पूरे समंदर में गूंजती है। कहीं और धोखेबाज होन टहल रहा है। उसे अपने दोस्त की बातें याद आती हैं। वह अपना फोन निकालता है और सियोजिन को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर अनअवेलेबल है। वह सियोजिन की दोस्त झिंगू को मैसेज करके पूछता है कि सियोजिन का नंबर बंद क्यों है। झिंगू का जवाब तुरंत आता है, जिसमें वह उसे चेतावनी देती है कि वह सियोजिन से कभी संपर्क न करे। इस बीच सियोजिन को अंदाजा नहीं है कि उसका धोखेबाज एक्स उसे वापस पाने की कोशिश कर रहा है। वह शॉवर में जान के साथ उन पलों का आनंद ले रही है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। एक सोची समझी ट्रिप पूरी तरह बदल सकती है उस इंसान की वजह से जिसके साथ आप इसे बिताते हैं। सियोजिन की पहली ट्रिप खास होने वाली थी, खुद को खोजने के लिए, लेकिन इसके बजाय उसने हर दिन एक नई सियोजिन की तरह जिया। यह सब चाजुआन की वजह से था। वह उसका ख्याल रखता है, उसके बाल सुखाता है, साथ वक्त बिताता है और उनकी हर जरूरत को पूरा करता है। इस एडवेंचर ने उसे वह आजादी दी जो वह चाहती थी, लेकिन जल्द ही उसे जाना होगा और वे फिर से अजनबी बन जाएंगे। उसके पास सिर्फ यादें रह जाएंगी।
सियोजिन एक किताब पढ़ रही है जब उसका फोन बजता है। झिंगू का कॉल है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ उसके रोने की आवाज आती है। घबराकर सियोजिन पूछती है कि क्या हुआ, पर कोई जवाब नहीं मिलता। नीचे चाजुआन अभी घर लौटा है। वह सियोजिन को आवाज देता है और उसे चिढ़ाता है कि वह घर पर बोर हो गई होगी। उसे खुशी है कि वह अकेला गया था क्योंकि बारिश होने वाली है। कोई जवाब न मिलने पर वह सारे कमरे चेक करता है, लेकिन सियोजिन कहीं नहीं है। चाजुआन वहां सुन्न खड़ा रह जाता है। सियोजिन सियोल के एक अस्पताल में पहुंचती है। सर्जरी रूम के बाहर झिंगू बैठी रो रही है। सियोजिन उसे गले लगाती है। कुछ समय बाद झिंगू बताती है कि उसकी मां की बीमारी का समय पर पता चल गया था, इसलिए सर्जरी बड़ी नहीं है। सियोजिन को राहत मिलती है। गेस्ट हाउस में चाजुआन अभी भी सियोजिन का इंतजार कर रहा है। अचानक उसकी नजर मेज पर रखे एक नोट पर पड़ती है। वह सियोजिन का मैसेज है, जिसमें अचानक जाने के लिए माफी मांगी गई है और बताया गया है कि उसकी दोस्त की मां को उसकी जरूरत है। इसके साथ ही वह इस एडवेंचर को खत्म करने का फैसला करती है और जान को एक न भूलने वाले अनुभव के लिए शुक्रिया कहती है। खत के नीचे रखे पैसों को देखकर जान गुस्से और हैरानी में मुस्कुराता है। सियोजिन अस्पताल से अपनी दोस्त के साथ बाहर निकल रही है। सर्जरी पूरी हो चुकी है और झिंगू की मां अब ठीक हो रही है। झिंगू बताती है कि जब उसने सुना कि उसकी मां बीमार हैं, तो वह जैसे टूटने ही वाली थी। वह सियोजिन की ट्रिप खराब करने के लिए भी माफी मांगती है, लेकिन सियोजिन उसे समझाती है कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह वैसे भी अपनी ट्रिप खत्म करने ही वाली थी। झिंगू नोटिस करती है कि सियोजिन बदली बदली सी लग रही है और उसका चेहरा काफी खिला हुआ है। सियोजिन शर्माते हुए मानती है कि उसे ट्रिप पर बहुत मजा आया और उसकी पहली ट्रिप काफी लकी रही। झिंगू को शक होता है और वह तुरंत सियोजिन के पीछे पड़ जाती है कि वह सच बताए कि आखिर ट्रिप पर हुआ क्या था। सियोजिन बात टाल देती है और कहती है कि ऐसा कुछ खास नहीं था। झिंगू को याद आता है कि हुन ने सियोजिन से बात करने की कोशिश की थी। सियोजिन को ताज्जुब होता है कि अब वह उससे क्यों बात करना चाहता है। जब वह पूछती है कि झिंगू ने उसे क्या जवाब दिया, तो झिंगू गर्व से बताती है कि उसने उसे दफा हो जाने और दोबारा कांटेक्ट न करने की चेतावनी दे दी है। सियोजिन यह सुनकर खुश होती है और हंसते हुए अपनी दोस्त की तारीफ करती है। झिंगू उसे याद दिलाती है कि हुनजे इतनी आसानी से नहीं मानेगा। सियोजिन कहती है कि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपना नंबर बदलने, घर शिफ्ट करने और नई नौकरी ढूंढने की प्लानिंग कर रही है। झिंगू उसकी हिम्मत देखकर काफी इंप्रेस होती है। सियोजिन मुस्कुराते हुए अपना सिर पीछे झुकाती है। उसने फैसला कर लिया है कि वह अब बदल जाएगी और एक बेवकूफ की तरह जिंदगी जीना बंद कर देगी। एक हफ्ते बाद सियोजिन नई नौकरी की तलाश शुरू कर चुकी है। एग्जामिनर जब उसका रिज्यूमे देखता है, तो वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुराती है। एग्जामिनर उसकी तारीफ करता है और कहता है कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के तौर पर उसके सालों के अनुभव को देखते हुए वह इस काम के लिए बिल्कुल सही है। सियोजिन उसे शुक्रिया कहती है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि उसने पिछली नौकरी क्यों छोड़ी, लेकिन सियोजिन को इसका जवाब देने में थोड़ा संकोच होता है। एग्जामिनर पेपर्स नीचे रखकर अपना चेहरा दिखाता है। वह सेक्रेटरी किम है। वह सियोजिन से कहता है कि अगर वह कंफर्टेबल नहीं है तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। वह उससे हाथ मिलाता है और कहता है कि वह उसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है। सियोजिन भी हाथ मिलाती है और बाहर निकलकर लिफ्ट में चली जाती है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होते हैं, पास वाली लिफ्ट खुलती है और चाजुआन बाहर आता है। वह सेक्रेटरी किम के पास पहुंचता है और कहता है, मैं वापस आ गया हूं। वह पूछता है कि इंटरव्यू कैसा रहा। सेक्रेटरी किम उसे सियोजिन का रिज्यूमे थमाते हुए बताते हैं कि इंटरव्यू बहुत छोटा था। उन्हें दुख है कि जान थोड़ा लेट आया और उससे मिल नहीं पाया। जैसे ही जान रिज्यूमे पर सियोजिन की फोटो देखता है, उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। तो तुम यहां हो, हुन सियोजिन? वह धीरे से कहता है। खुद चलकर मेरे पास आ गई? एक हफ्ते पहले जान ने गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा था कि सियोजिन को उसे छोड़े एक हफ्ता बीत चुका है और अब वह और सब्र नहीं कर सकता। उसने सेक्रेटरी किम को कॉल किया था कि वह वापस सियोल आ रहा है और उसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। वह किसी भी हाल में सियोजिन को ढूंढना चाहता था। जब वह ऑफिस पहुंचता है तो सेक्रेटरी किम उसका मजाक उड़ाते हैं कि वे काफी फ्रेश लग रहे हैं, जबकि जान की आंखों के नीचे नींद की कमी के निशान हैं। जान कहता है कि वेकेशन शानदार थी, लेकिन वह एक मिडसमर नाइट्स ड्रीम की तरह अचानक गायब हो गई।
जब सेक्रेटरी किम उसे रिज्यूमे देते हैं तो जान का चेहरा खिल उठता है। उसे लगता है जैसे किस्मत उसे वापस उससे मिला रही है। वह कहता है कि यह मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सियोजिन को अंदाजा भी नहीं है कि जिस आदमी से वह कभी न मिलने का सोच चुकी थी, वह अब उसका नया बॉस है। वह जिंगू के साथ रहने के लिए नई जगह ढूंढ रही है। उसने एक घर फाइनल कर लिया है और उसका लीज भी भर दिया है। उस रात उसे नींद नहीं आती। वह अपनी हथेली को देखते हुए सोचती है कि वह अजनबी अब कैसा होगा। वह सोचती है कि उसे किस चीज की कमी महसूस हो रही है, उस आजादी की, उसकी गर्माहट की, या सिर्फ उसके साथ होने की। उसे बुरा लगता है कि वह उसे भूल नहीं पा रही है। वह खुद का मजाक उड़ाती है कि वह आगे बढ़ने की सोच रही थी, जबकि उसके दिमाग में सिर्फ वही यादें हैं। उसे याद आता है कि वह उसे कैसे चिढ़ाता था, कैसे उसे देखता था और कैसे उसके साथ खेलता था। उसे अंदर से खालीपन महसूस होता है। वह आंखें बंद करके खुद को समझाने की कोशिश करती है कि उसे छोड़ना और उस खुशी को पीछे छोड़ देना ही सही फैसला था। सियोजिन अपने पुराने साथियों के साथ लंच कर रही है। वे सभी अफसोस जताते हैं कि वे उसे फेयरवेल डिनर नहीं दे पाए। वे कहते हैं कि नौकरी छोड़ने के बाद सियोजिन पहले से कहीं ज्यादा खुश दिख रही है। सियोजिन हंसते हुए कहती है कि यह सब अच्छे खाने और आराम का नतीजा है। लंच के बाद वे लड़कियां उसे जाने नहीं देना चाहती। वे बताती हैं कि वे उसके लिए एक गिफ्ट लाई हैं, लेकिन उसे अंदर भूल गई हैं। सियोजिन मना करती है, पर वे जबरदस्ती उसे वहीं रुकने को कहती हैं और गिफ्ट लेने अंदर भाग जाती हैं। सियोजिन वहां खड़ी इंतजार कर रही होती है, तभी पीछे से एक आवाज आती है। मुड़कर देखने पर वह दंग रह जाती है। वहां उसका एक्स ओ हून खड़ा है। हून बहुत गुस्से में है। वह पूछता है कि उसने उसके कॉल्स और मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया और वह उसके लिए कितना परेशान था। सियोजिन को यह सुनकर हंसी आ जाती है। परेशान, वह दोहराती है। उसे गुस्सा आता है क्योंकि हुनजे को अब उस पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। जब वह उसे चाहती थी तब उसने उसे नजरअंदाज किया और अब वह फिक्र करने का नाटक कर रहा है। अब क्यों? वह उससे सवाल करती है और यहीं तक एपिसोड एंड हो जाते। जहां से पिछला वीडियो खत्म हुआ था, एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। ह्यूनजे अपनी बात रखने के लिए कोई कहानी गढ़ने की कोशिश करता है कि उस समय उसके अपने कुछ कारण थे, लेकिन सोजिन उसे बीच में ही रोक देती है। वह जानना चाहती है कि क्या वे कारण अचानक गायब हो गए हैं और उसे समझ नहीं आता कि वह अब वापस क्यों आ रहा है जब सब कुछ खत्म हो चुका है। ह्यूनजे मुस्कुराता है और जिनसे कहता है कि यह खत्म नहीं हुआ है और उससे पूछता है कि क्या उसने कभी उससे ब्रेकअप किया था। जिन उलझन में है। तुम अभी क्या बात कर रहे हो? वह पूछती है। वह उसके हाथ पकड़ लेता है और उससे ठीक से सोचने के लिए कहता है, लेकिन सोजिन उसे पीछे धकेल देती है। मैं तुम्हारे साथ शब्दों का खेल खेलने के मूड में नहीं हूं, वह उसे बताती है। वह उसे याद दिलाती है कि वह सारंग के साथ उसके ऑफिस आया था, इसलिए वह अब अचानक आकर यह नहीं कह सकता कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था। ह्यूनजे अच्छा इंसान बनने का नाटक करता है और कहता है कि उसे परेशान करने के लिए वह माफी चाहता है, लेकिन वह उससे शांत होने को कहता है। तभी उसके पूर्व सहकर्मी उपहारों के साथ वहां पहुंचते हैं और बातचीत रुक जाती है। लड़की इंतजार कराने के लिए माफी मांगती है और समझाती है कि वह बस सुजिन को सब कुछ के लिए धन्यवाद देना चाहती है। सुजिन इसे स्वीकार करती है और दोनों भविष्य में साथ मिलने का वादा करते हैं। जैसे ही वे लड़की को जाते हुए देखते हैं, ह्यूनजे सोजिन से कहता है कि उसने उससे ब्रेकअप नहीं किया और उसका ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। वह कहता है कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए चीजें किसी भी समय बदल सकती हैं। उसे बोलते हुए सुनकर सोजिन अब और खुद को रोक नहीं पाती। जिंजू तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही थी, तुम पागल हो, वह उसे बताती है। वह उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि उन्हें फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ह्यूनजे को इस पर विश्वास नहीं होता। वह सोजिन को अपना मन बदलने के लिए मनाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मंगेतर सारंग उन्हें देख रही होती है। वह घबरा जाता है क्योंकि सारंग करीब आती है और कहती है कि उसे लगा कि वह चला गया है। वह सोजिन को देखती है और उसे भी ग्रीट करती है। पूछती है कि क्या उन दोनों के बीच सब ठीक है। सोजिन मुस्कुराती है और उसे आश्वासन देती है कि सब ठीक है। सारंग जानना चाहती है कि क्या यह सच है कि सोजिन कंपनी छोड़ रही है, और जब सोजिन हाँ कहती है तो उसे लगता है कि यह बहुत शर्म की बात है। ह्यूनजे का हाथ पकड़कर वह सोजिन को अपनी शादी में आमंत्रित करती है।
सोजिन मुस्कुराती है और कहती है कि उसे कुछ और काम है और उन दोनों को छोड़कर चली जाती है। सोजिन को जाते हुए देखकर सारंग मुस्कुराना बंद कर देती है क्योंकि उसे याद आता है कि ह्यूंजे के नाम में भी जिन आता है। हमारी फीमेल लीड के लिए आज घर बदलने का दिन है। सोजिन अपने नए अपार्टमेंट की सफाई और सजावट में व्यस्त है। दरवाजे पर दस्तक होती है और वह उसे खोलने जाती है। बाहर उसकी दोस्त जिंजू और एक अन्य पुराना दोस्त चानवू खड़े हैं। वे दोनों उसकी सफाई में मदद करने आए हैं। मदद के लिए आभारी होकर सोजिन उन्हें अंदर बुलाती है और तीनों काम में लग जाते हैं। वे रगड़ते हैं, साफ करते हैं और धूल झाड़ते हैं जब तक कि अपार्टमेंट चमकने न लगे। थककर तीनों हांफते हुए फर्श पर लेट जाते हैं। सोजिन मदद के लिए आने के लिए दोनों का धन्यवाद करती है। चान वो भूख लगने की शिकायत करता है और तीनों कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। खाते समय उसके दोस्त जानना चाहते हैं कि वह अपनी नई नौकरी कब से शुरू कर रही है। जिन कहती है कि वह अगले हफ्ते से शुरू करेगी। चान वो उसे नई शुरुआत के लिए चढ़ाता है। उसके पास नया घर और नई नौकरी है। जिन सहमत होती है और कहती है कि उसे नया नंबर भी मिल गया है। तीनों एक नई शुरुआत और स्वीट एंड सॉर पोर्क के लिए टोस्ट करते हैं। जैसा कि सोजिन ने कहा था, सोमवार आ गया है और सोजिन अपनी नई नौकरी पर जा रही है। गुलाबी शर्ट और काली स्कर्ट पहने हुए सोजिन को इस नौकरी के बारे में अच्छा महसूस हो रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि उसने पिछली रात एक अच्छा सपना देखा था जिसे वह मानती है कि उसके लिए सौभाग्य लाया है। वह समय पर काम पर पहुंचने में सफल रहती है और लिफ्ट में कदम रखती है। वह उस अच्छी भावना को छोड़ नहीं पा रही है और यहां तक कि लॉटरी टिकट खरीदने के बारे में भी सोचती है। वह लिफ्ट से बाहर निकलती है और बड़े ऑफिस स्पेस को देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही वह इधर उधर देखती है, सेक्रेटरी किम उसे देख लेते हैं और उसके पास आते हैं। जिन उनसे चौंक जाती है, लेकिन उनके अभिवादन का जवाब देती है। वह उसे उसकी डेस्क दिखाता है और वह उसे धन्यवाद देती है। सबका ध्यान आकर्षित करते हुए वह जिन को टीम के नए सदस्य के रूप में पेश करता है। जिन झुककर अपना परिचय देती है और हर कोई उसका स्वागत करता है। टीम का परिचय खत्म होने के बाद सेक्रेटरी किम उसे अपना बैग रखने के लिए कहते हैं क्योंकि उसे अभी भी प्रेसिडेंट से मिलवाना बाकी है। जैसे ही सेक्रेटरी किम उसे ऑफिस की ओर ले जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देकर अपनी उपस्थिति की घोषणा करते हैं, जिन घबराहट महसूस किए बिना नहीं रह पाती। यह उसके नए बॉस के साथ उसकी पहली मुलाकात है। एक गहरी आवाज उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। उसे अंदर ले जाते हुए सेक्रेटरी किम उसका परिचय ह्यून सो जिन के रूप में कराते हैं। जिन झुकती है और सेक्रेटरी टीम एक के नए सदस्य के रूप में अपना परिचय देती है। जैसे ही वह अपने नए बॉस की ओर देखती है, वह स्तब्ध और अवाक रह जाती है। उसके सामने अपनी डेस्क के सहारे टिका हुआ उसका हॉट लवर खड़ा है। वह चाजू वान है। चाजू वान हंसता है और उसका स्वागत करता है। जिन खुद पर काबू नहीं रख पाती और उसका नाम पुकारती है, पूछती है कि वह यहां क्या कर रहा है। जूवान हंसता है और कहता है कि वह इस होटल का मालिक है। उसकी नेम प्लेट पर देखते हुए वास्तव में वहां उसका नाम लिखा है। वह रॉयल होटल का मालिक है। जिनको विश्वास नहीं होता कि जिस जूवान को वह जानती है, वह इतनी बड़ी कंपनी का मालिक निकलेगा। उसे अचानक चक्कर आने लगता है और वह लड़खड़ा जाती है। सेक्रेटरी किम उसे पकड़ लेते हैं और गिरने से पहले उसे संभालते हैं। चाजू वान का अधिकारपूर्ण स्वभाव जाग उठता है और वह सेक्रेटरी किम को जिनसे हाथ हटाने और जाने का आदेश देता है। सेक्रेटरी किम खतरे को भांपते हुए तुरंत जिन को छोड़ देते हैं और पीछे हट जाते हैं। वह जिन को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन जूवान उसे रोक देता है और कहता है कि उन दोनों को बहुत सी बातें करनी है। जिन भी सहमत होती है और सेक्रेटरी किम चले जाते हैं। अपने ख्यालों के आदमी के साथ अकेली होकर जिन खुद को संभालने की कोशिश करती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं। चाजू वान उसके लिए एक कप चाय डालता है, जिसे वह हकलाते हुए धन्यवाद के साथ स्वीकार करती है। कप पकड़ते हुए वह पूछती है कि वह एक ही समय में होटल और पेंशन गेस्ट हाउस को कैसे संभालता है। जूवान मुस्कुराता है और उसे समझाता है कि वह पेंशन बहुत समय पहले बंद हो गया था। व्यवसाय बंद होने के बाद उसने वह जमीन खरीदी थी। वह जिन को बताता है कि उसके पास गलत जानकारी थी और इसी तरह वह उससे टकराई और वे मिले। जिन उसे धोखा देने के लिए उस पर गुस्सा करती है। जूवान को पूरी तरह समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वह धोखे के लिए माफी मांगता है। वह आगे कहता है कि अगर उनके पास थोड़ा और समय होता तो वह समझा देता, लेकिन वह उसे मौका दिए बिना ही चली गई।
वह उसके चले जाने के बारे में सवाल करता है, यह सोचते हुए कि वह अपना संपर्क छोड़े बिना क्यों चली गई। यह जानने के लिए बेताब कि क्या वह सच में उससे फिर कभी मिले बिना जाने का इरादा रखती थी। सो जिन घबराई हुई है और अपनी गोद में कसकर हाथ बांध लेती है, वह माफी मांगती है और उससे कहती है कि वह नौकरी के प्रस्ताव को रद्द समझे। जूवान मुस्कुराता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कि वह फिर से भागने की योजना बना रही है। वह आगे झुकता है और उससे पूछता है कि क्या वह सच में उनके साथ बिताए समय को अतीत में डालना चाहती है, इसे केवल सुखद यादों के रूप में छोड़ना चाहती है। सो जिन कोई जवाब नहीं दे पाती। जुवान अपना चेहरा घुमाता है और उससे कहता है कि वह जैसा चाहे वैसा करे। वह थोड़ी धमकी देता है, उसे चेतावनी देता है कि उसकी गैर जिम्मेदारिता के स्तर को देखते हुए कोई भी कंपनी उसे काम पर नहीं रखेगी, और उसे कहता है कि वह कोशिश करके देख ले। सो जिन डर जाती है और उससे पूछती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। जुवान स्वीकार करता है कि वह उस तरह का आदमी है जो दुश्मनी पाल कर रखता है, और वह आसानी से किसी भी कंपनी का पता लगा सकता है जहां वह अपना बायोडाटा जमा करेगी। सो जिन उसे घूर कर देखती है, यह सोचते हुए कि क्या वह उसे धमका रहा है। जुवान स्वीकार करता है कि वह ऐसा कर रहा है, इसलिए उसे एक अच्छे सचिव की तरह उसके पास रहना चाहिए। सो जिन अपना बचाव करने की कोशिश करती है, यह बताते हुए कि उसने उसे पहले धोखा दिया था। दावा करती है कि अगर वह जानती कि वह कौन है तो वह उसके साथ नहीं सोती। जुवान उसके विरोध को अनसुना कर देता है और उठकर उसके पास आता है। वह उसे बताता है कि चाहे कुछ भी हो, वे मिले और उन्होंने साथ में दिन बिताए। सो जिन अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि वह कोई बहाना खोजने की कोशिश करती है, लेकिन अपने चेहरे पर एक कोमल एहसास से वह चौंक जाती है। जुवान ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा है, उसकी नजर अपनी ओर मोड़ रहा है। वह जानना चाहता है कि क्या वह सच में सोचती है कि उसे पागल करने के बाद वह बस जा सकती है और अकेले खुशी खुशी रह सकती है। उसे करीब से पकड़ते हुए वह उसे यह नकारने की चुनौती देता है कि अलग होने के दौरान उसने एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा। उसकी आंखों में देखते हुए सो जिन बुरी तरह शर्मा जाती है। उसने सोचा था कि वह वास्तव में अपनी जिंदगी बदल सकती है और किसी नए व्यक्ति के रूप में फिर से शुरुआत कर सकती है, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ उसका हाथ पकड़ने के लिए ऊपर उठते हैं। शायद उसकी नई शुरुआत उसी के साथ होती है। वह सोचती है, वह इस आदमी को, इस खूबसूरत आदमी को अपने पीछे कैसे छोड़ सकती है और यह नाटक कैसे कर सकती है कि वह उसका अतीत है। उसकी आंखों में देखते हुए सो जिन अपना मन बना लेती है। उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाते हुए वह खड़ी हो जाती है और उसे सूचित करती है कि वह बस उसके साथ फिर से अजनबी बनना चाहती है। जुवान को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। सो जिन झुककर जुवान को अपना परिचय इस तरह देती है जैसे वह उससे पहली बार मिल रही हो। हालांकि जुवान उसके साथ यह खेल नहीं खेलना चाहता। वह उससे पूछता है कि क्या वह सच में उसे नहीं पहचानती, और वह जवाब देती है कि वह नहीं पहचानती क्योंकि वह उसे पहली बार देख रही है। जुवान तब उठ खड़ा होता है और सो जिन के करीब कदम बढ़ाता है, जिससे वह घबराहट में पीछे हट जाती है। वह बताता है कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं हो सकती। सो जिन जानना चाहती है कि वह ऐसा क्यों सोचता है। उसे दीवार के सहारे घेरते हुए वह अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाता है और बताता है कि उसकी हर एक प्रवृत्ति उसके प्रति वैसी ही प्रतिक्रिया दे रही है जैसे वे उसे पूरी तरह से जानते हों। घबराकर सोजिन मुड़ती है और उसे धक्का दे देती है। वह जोर देती है और यहीं तक एपिसोड एंड हो जाते हैं। अगले पार्ट के लिए आप लोग लाइक कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप करना मत भूलना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।